अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ द सी। लॉ ऑफ द सी एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए हमें कुछ कस्टमरी रूल भी समझने होते हैं और कुछ ट्रीटीज़ भी समझनी होती हैं, उसकी हिस्ट्री भी समझनी होती है और ख़ास तौर पे उसकी जोग्राफ़िकल लोकेशन और ज्योग्राफ़ी को समझना भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मैप को या बाकी चीज़ें जो ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड हैं। तो मैंने कोशिश करके थोड़ी बहुत जो शॉर्ट वीडियो बनाई है जो लॉ ऑफ द सी कल वाले पेपर के लिए बहुत इजी रहेगा और बहुत ही काफ़ी रहेगा। अब तो लॉ ऑफ द सी जो है वो किस तरह गवर्न होता है, क्या होता है, उसके लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें कितने काइंड्स होते हैं। असल में लॉ ऑफ द सी जो था वो जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ था होगो ग्रोटिस, उसके दौर से ही था। लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम था वो सिर्फ दो लाइनों में बटा हुआ था, मतलब लॉ ऑफ द सी को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा वो ये कहता था कि जो कंट्री है उसके पास है और बाकी उसके पास जो आधा हिस्सा है वो अगली कंट्री के लिए या वो वहाँ पर ट्रेड के लिए चला जाता है। मतलब ये है कि एक एम्बिग्यूट था और कोई भी उसकी इन्फ्लुएंशियल न थी, ना ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी और ना ही उसके लिए कोई इदारा बनाया गया था जो उसको गवर्न करवा सके। तो फिर आगे चल के 1982 में एक लॉ मुतारिफ़ कराया गया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ द सी या यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ द सी था, ये इंट्रोडक्शन या इसकी रेजोल्यूशन या इसकी एप्लीकेशन देने वाला जो बंदा था वो माल्टा का एक एम्बेसडर था, उसने दी थी। उसका नाम है एरविड पार्डो। उसने 1976 में उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी या एक रेजोल्यूशन मूव की थी। उन्होंने ये कहा था कि आपके पास जो लॉ ऑफ द सी पड़े हुए हैं आप उनको रीराइट करें और रीरीड करके उनको फिर इमर्ज कराने की कोशिश करवाएं। तो फिर बेसिकली 1982 में ये पूरा लॉ बन के मुकम्मल हुआ। तो उस पर जो थे वो तकरीबन 157 कंट्रीज़ ने साइन किए थे, 177 कंट्रीज से। एक्चुअल नंबर तो याद नहीं, लेकिन ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक 157 कंट्रीज़ ने साइन किया थे। जो साइन नहीं किए थे उनमें कुछ कंट्रीज थी जिस तरह के यूएसए के बाद वेनेजुएला, इसराइल और टर्की। इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे, बाकी कंट्रीज़ ने सिग्नेटरी थे। अब आगे चलते हैं। असल में लॉ ऑफ द सी का जो मकसद था या उसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद दो तीन थे। एक ये कि मुल्क दो कंट्रीज़ हैं जिन जो लैंड लॉक कंट्रीज़ नहीं है लेकिन वो थ्रू द ओशन मिलती हैं, तो उनको उनके कारोबार को, उनके ट्रेड को, उनके रिलेशन को चलाया जाए। दूसरा ये कि जो वाटर में या ओशन में जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उनको किस तरह प्रिजर्व किया जाए या उनकी प्रोटेक्शन किस तरह की जाए। तीसरा ये कि जो ओशंस में या सीज़ में जो हमारे पास इंटरनेट की कनेक्शन की वायर्स पड़ी हुई हैं, आपको पता होगा कि इंटरनेट की वायर्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया में थ्रू द सी एक स्प्रेड हुई पड़ी हैं, जिसमें फैली हुई हैं, उनको किस तरह प्रिजर्व किया जाए। और दूसरी बात, जो रिसोर्सेज हमारे लिव स्टॉक हैं या इस तरह कहा जाए कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसको किस तरह जो कंट्री होस्ट कर रही है या जो टेरिटोरियल कंट्री है वो किस तरह उसको अवेल कर सकती है। तो बेसिकली ये कुछ मकासद थे जिसको देखकर जो पुराने लॉ पड़े हुए थे, जो जेनेवा कन्वेंशन थी 1958, 1858 और 1856, इसके बीच में जेनेवा कन्वेंशन हुई थी। उन्होंने लॉ ऑफ द सी मुनफरद करवाए थे, लेकिन फिर उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन और ना ही उनकी कोई एप्लीकेशन हो सकी थी। तो फिर जो मैंने शुरू में बताया कि माल्टा का एक एम्बेसडर था जो यूएन में बैठा हुआ था, जनरल असेंबली में उसने एक रेजोल्यूशन पास करवाई कि आपके पास जो लॉ ऑफ द सी पड़े हुए हैं उनको फिर से गौर फिक्र करके एक नया लॉ मुतारिफ़ कराया जाए। 1982 में इसका आप फिगर याद कर लें कि 1982 में ये एप्लीकेशन मूव की गई, 1982 में ये लॉ बन के तैयार हुआ। एरविड पार्डो जो माल्टा का था उसने पेश किया। इसको फादर ऑफ द लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, अक्सर करके ये टर्म्स ही हमें पेचीदा हैं और यही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने इसकी मिसाल जो है वो कराची के लिए है, बाकी कंट्रीज़ को छोड़ के, क्योंकि कराची एक सी कोस्ट लाइन है जिसमें बाकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं आते, ना ही उसके साहिल समुद्र पे कोई पहाड़ आता है जो ज्योग्राफी वगैरह को समझने में मुश्किल हो।
तो कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जिस तरह के इंटरनल वाटर हो गया, बेस लाइन हो गई, टेरिटोरियल सी भी हो गया, उसको वाटर भी कहते हैं, कॉन्टिनेंस जोन भी कहते हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक जोन भी है, फिर उसके बाद हाई सीज है। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो साहिल समंदर होता है या जो हम उसको कोस्ट लाइन कहते हैं, अब उसमें इंटरनल वाटर आता है। इंटरनल वाटर ये होता है, ये कहते हैं इसमें कि जो भी हिस्सा मतलब ओशन और उसकी लैंड उसको अलग करता है या उसके अंदर जाता है, उसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये टेरिटोरियल वाटर जो है ये ओशन है और ये क्या है वह लैंड, तो इन लैंड के बीच में जो पानी होगा या लैंड में जो पानी आ रहा है जिसको हम टाइड कहते हैं, तो टाइड्स में जो पानी कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर टाइड्स मौजूद होती हैं, तो हम उनको इंटरनल वाटर कहते हैं। इंटरनल वाटर वो कहते हैं जिसमें उसकी कंट्री में बिल्कुल, जिसको हम साहिल समंदर कहते हैं या कोस्टलाइन कहते हैं, या जिसको हम सी व्यू वगैरह हम जाते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं इंटरनल वाटर में। अब इंटरनल वाटर पे मुकम्मल सॉवरेंटी होती है उस कंट्री की, क्योंकि वहाँ पर पानी परमानेंट भी नहीं होता, टाइल्स के थ्रू आता रहता है। तो वहाँ पे हमारे पास इंटरनल वाटर के पास एक टेरिटरी है, मतलब एक लैंड टेरिटरी है, लेकिन उसमें पानी जो है वो एक ओकेशनली भी आता रहता है, अक्सर करके वहाँ मौजूद भी नहीं होता। फिर दूसरा एक टर्म आता है बेस लाइन। अब बेस लाइन को समझने की कोई ज़रूरत है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इंटरनल वाटर और बेस लाइन में कंफ्यूज होते हैं। बेस लाइन एक ऐसा कंजंक्शन है या एक ऐसा इंटरवल पार्ट है, जो एक लाइन होती है जो इंटरनल वाटर और ओशन को अलग करती है। अब जो इन दोनों को अलग करती है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन एक बनाई जाती है कि भाई ये बेस लाइन है, अब इसके बाद जो शुरू होगा वो असल हमारी जो एक्सरसाइज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या एक्सरसाइज ऑफ हमारी जुरिस्डिक्शन वो उसके बाद है, क्योंकि इससे पहले तो इंटरनल वाटर पे मुल्क की पूरी सॉवरेंटी होती है। अब बेस लाइन के बाद हम आते हैं टेरिटोरियल वाटर पे। अब टेरिटोरियल वाटर जो होता है वो 12 न्यूटिकल माइल पे होता है, मतलब बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल। अब न्यूटिकल माइल क्या होते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ लैंड पे या अर्थ पे, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, उस पे जो मेजरमेंट का रेशो बताया जाता है या मेजरमेंट की फिगर होती है, यूनिट्स होती है, हम उसको किलोमीटर कहते हैं। जो सी में होता है उसको न्यूटिकल माइल कहते हैं। अब एक न्यूटिकल माइल कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक 1258 बनता है, तकरीबन इतना बनता है। अब इस पे क्या होता है कि एक जो टेरिटोरियल सी कंट्री होता है या एक होस्टिंग कंट्री होता है, उसका पूरा सॉवरेंटी होता है, उसके मतलब एयर स्पेस भी होता है, उसकी टेरिटरी भी होता है, मतलब समंदरी भी उसके पास खुद मुख्तियारी होती है, और किसी भी कंट्री को या किसी भी एलियन जो जहाज़ होता है वो भी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता, क्योंकि मुकम्मल सॉवरेंटी होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज। अब इनोसेंट पैसेज क्या होता है? इनोसेंट पैसेज ये कहते हैं कि अगर गलती से कोई एलियन वेजल्स या शिप आपके अंदर आ जाती है, आपके कंट्री के अंदर आ जाती है, तो आप उसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या जब तक पनिश नहीं करेंगे अगर वो ना आपकी कोई सॉवरेंटी को लॉस कर रहा है, ना आपकी सॉवरेंटी को थ्रेट कर रहा है, ना ही आपकी लॉ ऑफ द सी जो वक्के बने हुए हैं उसको थ्रेट कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ इनोसेंट वे से अगर आपके पास आ गया है, तो आपके पास ये ऊपर ये ड्यूटी है या आपके जो आपके राइट्स हैं उसका ये एक्सेप्शन है कि आप उस इनोसेंट पैसेज को पीसफुली वापसी जाने देंगे। अगर कुछ कंट्री कुछ डिसीजन या कुछ कंडीशन वो कर रहा है, जिस तरह ना आउटलोड कर रहा है ना इनलोड कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना ही आपको थ्रेड कर रहा है, ना ही आपके बनाए हुए कवानीन को वो ख़त्म कर रहा है, डेरोगेट कर रहा है, तो उस इनोसेंट पैसेज को आप वापसी भेजेंगे। उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है कॉन्टिजियस जोन। अब कॉन्टिजियस जोन होता है वो 24 न्यूटिकल माइल होता है बेस लाइन से। बेस लाइन में आपको शुरू में समझा के आ गया हूँ। अब बेस लाइन क्या, कॉन्टिजियस जोन जो होता है वो उस कंट्री का सिर्फ उस जो समंदरी हिसाब किताब होता है या समंदरी टेरिटरी होती है उसके ऊपर उसकी सॉवरेंटी होती है। एयर स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सिंपल ये कि एयर स्पेस एक कंट्री के बाद सिर्फ टेरिटोरियल सी के ऊपर है, बस उसके बाद नहीं है। सॉवरेंटी जो होती है उसकी सिर्फ टेरिटरी पे होती है, एयर स्पेस उसके ऊपर नहीं होता। अब इस कॉन्टिजियस जोन में एक स्टेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो एक एलियन शिप को जो उसकी लॉ को डेरोगेट कर रही है, प्रेजुडिस कर रही है, तो उसको सज़ा भी दे सकता है, उसको पनिश भी कर सकता है, उससे फ़ाइन भी ले सकता है, उसको रोक कर भी सकता है अगर वो 4 चीज़ों की वायलेशन करता है। एक कस्टम,
फिस्कल, इमिग्रेशन और सैनिटरी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन चारों को मैं डिफाइन करूंगा कि लॉ, कस्टम क्या होती है, फिस्कल क्या होती है, इमिग्रेशन और सैनिटरी क्या होती है। बस समझ लें कि 24 नॉटिकल माइल से फिर कॉन्टिजेंस जोन शुरू होता है, जहाँ पर एक स्टेट के पास सिर्फ टेरिटरी जो सी होता है, टेरिटोरियल सी होता है, उसके ऊपर उसका अख्तियार होता है, एयर स्पेस का सॉवरेनिटी उसके पास नहीं होती। फिर आते हैं इकोनॉमिकल जोन पे। इकोनॉमिकल जोन जो होता है वो 200 न्यूटिकल माइल बेस लाइन से दूर होता है, कॉन्टिजियस जोन से नहीं, लेकिन बेस लाइन से वो 200 न्यूटिकल माइल पे की दूरी पे होता है, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल जोन। अब इस पर एक कंट्री का मुकम्मल इख्तियार है, जो रिसोर्सेज उसके पास हैं तो वो रिसोर्सेज को वहाँ पे ले सकता है। ऑयल हो गया, गैस हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर वो कंट्री जो टैक्स भी लगा सकती है, इम्पोज भी कर सकती है। ये आप कंफर्म कर लेना कि कॉन्टिजियस जोन में होती है, इकोनॉमिकल जोन में। ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, होमवर्क भी ले लें। इस पर कंट्री क्या करती है, जो टेरिटोरियल कंट्री होती है, जो होस्टरी कंट्री होती है, वो जो शिप होते हैं, वेजल्स होते हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगाती है, उसके ऊपर टैक्स भी लगा सकती है और वहाँ पर तजर्बे भी कर सकती है कंट्री की, क्योंकि कंट्री की अपनी टेरिटरी में आ रहे हैं तो वहाँ पर तजर्बे भी कर सकती है कंट्री के। कोई साइंटिफिक तजर्बा कर लिया या वहाँ पर फ़िशिंग करवा ली, या फ़िशिंग की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पर वो बीज भी छोड़ सकती है। उसके बाद वो अपने वेजल भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे वेजल्स के ऊपर भी उसका राइट होता है। फिर आता है हाई सीज़। हाई सीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो जहाँ पर इकोनॉमिकल जोन ख़त्म होता है, फिर वहाँ पे हाई सीज़ आ जाती है। हाई सीज़ वो होती चीज़ें होती हैं जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, एक कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल होता है तो फिर यूएनओ का होता है। अब यूएनओ चाहे तो किसी कंट्री को पीसफुली किसी को इजाज़त दे सकता है कि भाई आप यहाँ पर आ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको जो तजर्बा करना है आप कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही एक कॉमन होता है सबके लिए। और दूसरी बात, एक बात मैं भूल गया, वो ये कॉन्टिजियस जोन में जो है वो जो 24 न्यूटिकल माइल पे है, इस पर एक एलियन एनिमी का जहाज़ जो है वो दौरान जंग भी गुजर सकता है, वो किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये तो लॉ बन गए, एक मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बन गई, जिससे बताया जाएगा कि कौन सी हुदूद एक कंट्री के बाद है। लेकिन फिर इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बनाई गई। ऐसा समझें कि एक जुडिशरी या एक ऐसा अदारा बनाया गया जो इन लॉज को कस्टडी बन गया, मतलब इन लॉज को कस्टडी भी चाहिए था जो इम्प्लीमेंट करवाए। तो इन्होंने एक ट्राइब्यूनल इंट्रोड्यूस कराया कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी। अभी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो स्टेट एग्रीव पार्टी जिसको नुकसान हुआ है तो वो क्या करेगा, या विक्टिम पार्टी क्या करेगी, तो इन ट्राइब्यूनल में अपना केस लेकर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो काइंडली रेक्टिफाई कर दें। थैंक यू।